हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, अच्छे खासे होंगे, है ना। वेलकम बैक। आपका अपने चैनल है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है ना। और आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करने हैं सेट 2। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। आपका जो सामाजिक विज्ञान है, जो क्लास 10th एग्जाम जो है ना, क्लास 10th का जो एग्जाम है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, हिंदी मीडियम के लिए मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको किस प्रकार की क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनानी है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही आपको जो है मॉडल सेट जो पहला डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपका कुछ सवाल 2-2 नंबर के रहेंगे, कुछ सवाल 3-3 नंबर के होंगे, कुछ सवाल 5-5 नंबर वाले भी होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे हर एक प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, उसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। और लिखने वाले क्या है, मैंने आंसर पहले से आपको लिख दिया है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए, पहला जो सवाल आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर वाला है ना, वेरी शॉर्ट इसको कह सकते हैं इसको, है ना। तो 2 नंबर वाले जो मार्क्स वाले सवाल हैं वो मैंने 5 को इसमें सेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर वाले भी हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास है कि जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब और किसने की थी, है ना। इसका आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि राष्ट्रवादी नेता, है ना, एक वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता थे, नाम क्या था यहाँ पे, हो ची मिन, उन्होंने किया था। और कब किया था? 1930 में किया था। और इसका नाम क्या रखा गया था? इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, जो सेंट्रल बैंक उससे आप क्या समझते हैं। अरे हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम भी बताना है। जो आपका सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, हमारे इंडिया भारत का, उसका नाम भी आपको बतानी है। हम लोग सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपके पास क्या है यहाँ पे, इसका आंसर है यहाँ पे कि देश की जो मौद्रिक व्यवस्था है, ठीक है ना, हमारे देश की जो मौद्रिक व्यवस्था है उसके शीर्ष पर स्थित बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? केंद्रीय बैंक। मतलब सारे बैंक को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसका मुख्य कार्य क्या क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है कि हमारे देश की जो मौद्रिक नीतियां हैं, ठीक है ना, उनकी रचना, उनका संचालन, उनका नियमन, उनका निर्देशन एवं उनका कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। और हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट में हम लोग उसको आरबीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर एक देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, अपना अपना केंद्रीय बैंक होता है। और हमारे भारत देश का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है कि समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से अलग है। आपको ये बातें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फटाक से इसके बारे में हल्का सा हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए कि जो समन्वित इस्पात उद्योग है, ठीक है ना, जो समन्वित इस्पात उद्योग है तथा मिनी इस्पात उद्योग है, उनमें भिन्नता किस प्रकार से, उनमें डिफरेंस किस प्रकार से, अंतर कैसे, आपको यहाँ पे लिख देना है। तो पहला आप क्या लिखेंगे कि आकार के दृष्टिकोण से समन्वित इस्पात उद्योग जो होता है मिनी इस्पात उद्योग से बड़ा होता है। पहला अंतर क्या है कि जो समन्वित इस्पात उद्योग है वो क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि इसमें सभी प्रकार के इस्पातों का निर्माण होता है, जबकि मिनी इस्पात उद्योग में केवल मृदु यानी मिश्रित इस्पात का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मैं आप चाहे तो 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे अचानक से ध्यान में आया कि क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो 2 मार्क्स के लिए आपको 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट अगर 2 लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, 2 पॉइंट लिख देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। बात यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको उसको मिस नहीं करना, आपको लिख देना पड़ेगा, लेकिन, है ना। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। और आगे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे देख लीजिए कि सामाजिक विभाजन है, ठीक है ना। सामाजिक विभाजन है वो राजनीतिक के परिणाम को तय करने के लिए 3 कारक का चर्चा करना है। 3 फैक्टर्स हमें यहाँ पे बतानी है और 3 फैक्टर का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए कि जो सामाजिक विभाजन है वो क्या करते हैं? राजनीतिक परिणाम को जो पलट सकते हैं, उनको तय भी कर सकते हैं। उसके लिए कई कारण हैं, कई फैक्टर्स भी हैं, जिसमें हमने 3 फैक्टर्स को यहाँ पे मूल रूप से लिखा हुआ है। जिसमें पहला फैक्टर है सरकार का रुख, दूसरा फैक्टर है आपके पास मांगों को लेकर संवैधानिकता, और तीसरा सामाजिक पहचान की भावना। तो मैं आगे लिखा हुआ, मैं दिखा दूंगा मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है ना।
तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर सरकार सत्ता की साझेदारी करने को तैयार हो जाती है तथा जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, माइनॉरिटीज को हम लोग बोलते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, जिनकी आबादी कम होती है, ठीक है ना, तो इसकी मांगों को पूरा करने के लिए अगर प्रयास किया जाए तो सामाजिक विभाजन किसी प्रकार से राजनीति के लिए संकट पैदा नहीं कर सकते। ये भी हमारे एक कारण हो सकता है। दूसरा आपके पास फैक्टर यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब किसी समूह द्वारा, है ना, किसी ग्रुप द्वारा, किसी संगठन द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी मांग को रखा जाता है तो उस मांग को पूरा करने के लिए, है ना, उस डिमांड को पूरा करने के लिए, है ना, उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, संवैधानिक जो प्रावधान होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो संविधान होते हैं, संविधान के आधार पे उनके अंतर्गत इसे संभव तो नहीं होता है, लेकिन इससे राजनीतिक संकट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ मांग ऐसे भी मांग लिए जाते हैं जो जायज नहीं होगा, तो ऐसी मांगों को पूरा करना संभव नहीं होता सरकार के लिए भी। तो इस दौरान क्या होता है, कुछ राजनीतिक संकट स्थितियां पैदा हो जाती, उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। तीसरा देखिए यहाँ पे इस सामूहिक पहचान की भावना, कि हमारी पहचान खत्म ना हो, गौन ना हो, इसके लिए भी यहाँ पे संकट हो सकता है। इसमें क्या है कि जब प्रत्येक समूह क्या करता है, अपने विशिष्ट, अपने खास पहचान के लिए क्या करता है, यहाँ पे मतलब जो है संगठन में आता है और थोड़ा सा सरकार पे दबाव बनाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि उस स्थिति में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हमारे समूह होते हैं, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, उनमें तालमेल बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो इसके वजह से संकट पैदा हो सकती है, ठीक है ना। तो आपका तीसरा कारक क्या हो गया दोस्तों, कि सामूहिक पहचान की भावना, ये भी इसका तीसरा फैक्टर हो सकता है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया 1 से लेकर 5 तक आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, जो कि आपका 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक दोस्तों। 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो करीब 3-3 नंबर के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और इससे पहले मैं आपको 5वां सवाल बता देता हूँ। तो 5वां सवाल क्या है आपके पास, कि जो तृतीयक क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको 5वां बता देता हूं, उसके बाद हम लोग 6ठे पे चले जाएंगे, ठीक है। तो 5वां का आंसर है, आप देख लीजिए कि जो तृतीयक क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। तो इसका देख लीजिए वो भिन्न है, उसके कारण क्या है ना, उसका कारण क्या है कि कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है, सृजन होता है। जो तृतीयक क्षेत्र है यानी कि टर्सरी सेक्टर है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे सेवाओं का सृजन होता है। यहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, कुछ बनता यहाँ पे नहीं है, बल्कि सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सृजन होता है, सेवाओं का, सर्विस का, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए गन्ना का उत्पादन हो रहा है तो क्या प्राथमिक क्षेत्र हो गया। गन्ना का उत्पादन करना, गन्ना की खेती करना प्राथमिक क्षेत्र हो गया। लेकिन जब गन्ना से हम लोग चीनी बनाते हैं ना, तो कहाँ ले जाते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं, मिल में ले जाते हैं, चीनी मिल में, शुगर मिल्स में ले जाते हैं, तो क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया। लेकिन उस चीनी का हम लोग भंडारण करते हैं, स्टोर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कृषि बाजार तक पहुंचाते हैं, तो ये सारे के सारे जो क्रियाएं हो गया वो क्या हो गया, आपका तृतीयक क्षेत्र का कार्य हो गया। तो सारे क्रियाएं अलग अलग यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। तो हमने तीनों को देख लिया यहाँ पे कि एक ही चीज के लिए 3 क्षेत्र का जरूरत पड़ता है। एक हो गया उत्पादन का, जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। दूसरा हो गया यहाँ पे इंडस्ट्री का, जिसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा हो गया सेवा का, एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने का, है ना, ताकि कस्टमर तक सफलतापूर्वक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कंप्लीट होता है। आइए हम लोग सेक्शन 3 मार्क्स वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें आपका पहला सवाल जो है 3 मार्क्स के लिए यानी क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कारण पूछा जा रहा है कि हमें कारण बताना है कि आखिर क्या कारण है कि कुछ बैंक जो है यहाँ पे कर्जा देने के लिए, कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ आप देख लीजिए। कारण आपके पास कुछ निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि बैंक तैयार नहीं होते। पहला कारण क्या है, उनके पास ऋणाधार नहीं होता, उनके पास समर्थक नहीं होता कुछ सपोर्ट करने के लिए, कि अगर मान लीजिए बैंक का अगर मान लीजिए पैसा वापस नहीं जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन उसको वापस करेगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये हो सकता है उनके पास जिम्मेदार की कमी होता है, जो हर किसी के पास नहीं हो पाता। दूसरा क्या है कि भारत के सभी वर्गों में यानी कि सभी क्षेत्रों में, सभी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक मौजूद नहीं है, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण क्या है कि बैंक से कर्ज लेने में विशेष कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस वगैरह होता है, कागज का जरूरत पड़ता है। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में वही लोग शामिल हो पाएंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं,
उनके लिए इतना कागजी कार्रवाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इस झमेला में झंझट में लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, चौथा क्या है यहाँ पे कि जो गरीब व्यक्ति है ना उसके द्वारा, यानी उसके पास क्या होता है, ऋणाधार नहीं होता, उनके पास कोई गारंटर नहीं होता है ना, ये भी एक कारण है कि बैंक को क्या गारंटर देगा कि अगर आप मान लीजिए कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो बैंक तो अपना कर्जा वसूल कर रहेगा, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बलबूते पे, जिसके आधार पे आपको ऋण मिल सके, कर्जा मिल सके। तो गरीब लोगों के पास ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए उनको कर्ज सरकारी द्वारा या बैंक द्वारा नहीं मिल पाता। तो कुछ मुख्य कारण है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताना है। ठीक है ना, भारत की जो हमारा संघीय व्यवस्था है उसमें बेल्जियम से आपको तुलनात्मक रूप से बताना है, जो कि एक मिलती जुलती है और जो कि एक विशेषता मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। दोनों तरह की बातें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको इस तरह से कुछ लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसमें मिलती जुलती, पहले हम लोग यहाँ पे मिलती जुलती व्यवस्था के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो अलग व्यवस्था है, ठीक है, उसके बाद अलग व्यवस्था है, जो विभिन्न व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहले हमारे पास मिलती जुलती विशेषता क्या है कि भारत तथा बेल्जियम दोनों देशों में क्या होता है, शासन की शक्तियों का विभाजन हुआ है, और कैसे, केंद्र सरकार के बीच और राज्य सरकार के बीच हुआ है। वहां पे भी ऐसा विभाजन है, हमारे भारत देश का संघीय व्यवस्था में भी ऐसा है। और दोनों देश में क्या होता है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, मतलब राज्य सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट से अपना डिसीजन खुद अलग भी ले सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसीजन अलग भी ले सकती है। तो ये हो गया आपका सिमिलैरिटीज, यानी कि मिलती जुलती विशेषता हो गया, जो कि हमारा बेल्जियम से मिलता जुलता है भारत की संघीय व्यवस्था। ठीक है, आइए हम लोग अब यहाँ अलगाव देखते हैं, क्या क्या अलग अलग चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो जो अलग हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके संविधान में क्या होता है, बेल्जियम का जो संविधान है वहां पे फ्रेंच और डच भाषा के जो लोग हैं उनको बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब भाषा के आधार पे दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पे भाषा के आधार पे दिया गया है, लेकिन ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके विपरीत अगर बात करेंगे तो भारत में भाषा को प्रतिनिधित्व का आधार नहीं बनाया गया। हमारे भारत में भाषा को प्रतिनिधित्व का आधार नहीं बनाया गया, मतलब भाषा के आधार पे यहाँ पे विभाजन नहीं किया गया। जबकि बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वालों का सरकार अलग अलग तरीका से कार्य करती है, उनके हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, उनका अधिकार माना गया, आधार माना गया। ठीक है ना, तो आपका अलग अलग हुआ, डिसिमिलैरिटीज हो गया, यानी कि आपका ये अलगाव हो गया, विभिन्नताएं हो गई। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, 8 में आपके पास पूछा गया यहाँ पे कि मृदा अपरदन क्या होता है एवं भूक्षरण क्या होता है, दोनों का अर्थ बताना है। ठीक है ना, मृदा अपरदन एवं भूक्षरण का अर्थ बताना है तथा मृदा अपरदन के लिए कौन से कारक जिम्मेवार हैं वो कारक भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 8 नंबर का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉइल इरोजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, हमारी जमीन का ऊपरी सतह जो होता है उसका हट जाना, उसका हटने के कई कारण होते हैं, उसका जो आवरण होता है, ऊपर का जो लेयर होता है वो हट जाता है, इसको हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं, इसका कारण जल हो सकता है, इसका कारण पवन हो सकता है, यानी कि हवा वायु हो सकता है, तो कुछ प्राकृतिक कारण है ना, या कभी कभी पेड़ों की कटाई हो सकता है, पशुओं की अति चराई हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, पशुओं को चराते हैं हम लोग तो घास वास खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो घास की जड़ें पकड़ के रखती है मिट्टियां को, वो मिट्टियां को पकड़ के नहीं रख पाएंगी, घास खत्म हो जाएगी, तो इस चलते मिट्टियां बहने भी सकती है। ठीक है, तो आपका हो गया मृदा अपरदन। दूसरे आ गया हमारे पास भूक्षरण, है ना। तो भूक्षरण का अर्थ क्या होता है कि मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, आपका जो उर्वरक क्षमता, उर्वरता है, उसमें कमी हो जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूक्षरण कहते हैं, है ना। लगातार एक ही जमीन पे एक ही प्रकार के फसल में उगाते हैं ना, तो वहां पर उर्वरता कम हो जाएगा, इसको हम लोग भूक्षरण के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं मृदा अपरदन के लिए। तो इसके 2 कारक हैं, मेन मुख्य रूप से क्या 2 कारक हैं। पहला हो गया यहाँ पे नेचुरल, ठीक है ना, पहला हो गया यहाँ पे नेचुरल यानी प्राकृतिक कारक, दूसरा हो गया मैन मेड यानी कि मानवीय कारक। तो 2 प्रकार के कारक है। तो आपका मानवीय कारक में क्या हो गया, हम लोग वनों की कटाई करते हैं, बहुत ज्यादा पशुचारण कर देते हैं, मतलब घास वास को खत्म कर देते हैं जानवरों को चरा कर, ठीक है ना। उसके बाद कुछ निर्माण का कार्य हो गया, खनन हो गया, माइनिंग्स वगैरह हो गया, कुछ हमारा कृषि पद्धति जो है खराब तरीके से खेती बाड़ी करते हैं या इंडस्ट्रियल प्रोसेस करते हैं, ये भी हमारा कारण है। प्राकृतिक कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक कारण क्या आपका पवन हो गया, जल हो गया, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है। पवन द्वारा क्या होता है, मैदानी तथा ढाली भाग वाला जो भूमि होता है उड़कर जो है दूसरे जगह पे चला जाता है,
है जिसकी वजह से मृदा अपरदन होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो गया प्राकृतिक कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ। और सवाल नंबर 9 यहाँ पे देख लीजिए मोबाइल स्क्रीन में कि जो वियतनाम है, ठीक है ना, वियतनाम में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसकी तुलना भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष के महिलाओं की से करना है। उनकी भूमिका, हमारी महिलाओं की भूमिका क्या क्या रही है। ठीक है ना, आपका यहाँ पे 9 नंबर का आपका यहाँ पे जवाब आपको देनी है। तो 9 नंबर का जवाब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या देना आंसर आपको। ठीक है, हमको तुलना करना है यहाँ पे। तो 9 नंबर का आंसर यहाँ पे हम लोग तुलनात्मक रूप से यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे कि जो 9 नंबर का आपका जवाब है उसमें क्या है कि जो वियतनाम में जो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष है उसमें क्या महिलाओं का क्या भूमिका थी उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो जब पुरुष हमारे पास जो है पुरुष सैनिक की शहादत बढ़ने लगी, मतलब ज्यादा पुरुष सैनिक जो है मरने लगे, शहीद होने लगे, तो वहां की जो औरतों ने है वो क्या किया, पुलिस में, सेना में, मालवाहक के रूप में, कुली के रूप में, प्रोफेशनल्स के रूप में अपने आप को जो है वहां पे भर्ती करा लिया, प्रोत्साहित कर लिया। दूसरा आपके पास क्या है कि जो वियतनामी योद्धा थे उनकी जो औरतों ने क्या किया, अमेरिकी सैनिकों से लोहा लिया, उनसे टक्कर लिया, लड़ाई किया। और उन्होंने क्या किया, जेट विमान गिराया, सैन्य क्षेत्र में युद्ध लड़ा, वे हाथों में राइफल उठाए, है ना, राइफल उठाए, हथौड़े लिए। तो इस तरह के वहां पे मतलब चीजें थी। तीसरा आपके पास पॉइंट क्या हो सकता है कि वे बढ़ चढ़कर, ठीक है ना, वह क्या करती थी, बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में भी एवं विद्रोहों में भी हिस्सा लेती थी। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर 9 नंबर का लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि 9 नंबर तक सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 की तरफ, उसका आंसर यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि जो आपके पास औद्योगिक क्रांति है ना उसका अर्थ बताना है। 10 नंबर में आपको क्या करना है, औद्योगिक क्रांति को, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को आपको समझाना है कि आखिर है क्या, क्यों हुआ, कारण क्या थे, क्या इससे फायदे नुकसान, इससे संबंधित हमको बातें कर लेनी है। ठीक है ना, तो हम लोग औद्योगिक क्रांति यहाँ पे समझेंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को समझेंगे। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, देख लीजिए कि जो हमारे पास औद्योगिक क्रांति है यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसका मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो जो 18वीं जो शताब्दी था उसके उत्तरार्ध में जो उत्पादन की जो तकनीक था, टेक्नोलॉजी था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो संगठन था, वो बहुत गहरे तरीका से, व्यापक रूप से, बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ था। और इसको हम लोग क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखे, इसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति के रूप में हम लोग देखे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तौर पर इसको हम लोग देखे, उसी नाम से हम लोग जानने लगे। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जो बड़े बड़े जो कारखाना था उनका स्थापना हो गया, उत्पादन की मात्रा जो है या उनमें वृद्धि हो गया, है कि नहीं। और उसके बाद क्या हो गया, हस्तशिल्प उद्योग, यानी हथकरघे कह सकते हैं हम लोग, हाथ से बनने वाले, हाथ से चलने वाले, है ना। तो जो हस्तशिल्प उद्योग हैं उनका स्थान मशीनों ने लिया और रोज वहां पे लोग जो है वहां पे बेरोजगार होने लगे। ठीक है, अब मनुष्य को थका देने वाली श्रम से मुक्ति मिली। लोग यहाँ पे क्या करने लगे, पहले लोगों द्वारा काम किया जाता था, अब मशीनों द्वारा काम जब किया जाने लगा तो लोगों को थोड़ा सा मुक्ति मिली, लेकिन साधारण व्यक्ति जो है उनका भी जीवन हल्का से सुखमय हुआ। और इसमें क्या क्या हो गया कि जो औद्योगिक क्रांति जब आया ना तो अलग अलग क्षेत्र जैसे कि यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, संचार यानी कम्युनिकेशन, व्यापार यानी कि बिजनेस, इनमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया, इनका भी विकास हुआ, इनका भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कुछ फायदे यहाँ पे खासकर हो गए। हम लोग यहाँ पे नुकसान नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खास तौर पे नुकसान हमें बताना भी नहीं है, हमें यहाँ पे औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाना था, तो हमने यहाँ पे समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि औद्योगिक क्रांति भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी, यानी अब हम लोग 5 नंबर वाले सवाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, और 6 से 10 तक का क्वेश्चन है 3 नंबर वाले, जबकि आपका 11 से 14 तक जो मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया हुआ है वो सेट किया हुआ है आपका 5 नंबर के लिए, लॉन्ग आंसर टाइप का। 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन आपको मैंने सेट किया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है ना, तो आपके कुछ हर तरह का सवाल का जवाब का आइडिया होना चाहिए, और कितना सवाल में जवाब आपको कितना लिखना है आपको पता होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो आप पढ़ लीजिए पहले नंबर, सवाल नंबर 11 पढ़ लीजिए, हम लोग उसका आंसर फिर देने वाले हैं। 11 नंबर सवाल में आपको क्या है कि जो भारत में वैश्वीकरण का जो निगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है, उसका हमें एक्सप्लेन करना है, उसका हमें चर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। तो हम लोग इसे, आइए हम लोग इसको चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग बारे में लिख लेते हैं। 11 का आंसर यहाँ पे देखिए, तो क्या क्या है, निम्नलिखित
नकारात्मक प्रभाव है। आपको मैंने 5 नंबर के लिए 5 मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्या है कि जो चीन जैसे हमारे देश हैं उससे आयातित वस्तुओं का बाजार में अधिपत्य होना। आयातित मतलब क्या, चीन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सामान लाते हैं। तो जब दूसरे देश से अपने देश में सामान लाते हैं ना तो उसको हम लोग आयात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयात बोलेंगे, यानी इंपोर्ट बोलेंगे, इंग्लिश में इंपोर्ट बोलेंगे। और जब अपने देश से दूसरे देश में ले जाते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी कि निर्यात कहते हैं। दूसरे जगह भेजते हैं दूसरे देशों में तो एक्सपोर्ट, और दूसरे देश से लाते हैं तो इंपोर्ट यानी कि आयात कहते हैं। तो पहले ये भी कारण हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जो विश्व मुद्रा बाजार है उसमें उथल पुथल मच गया, जिससे भारतीय बाजार भी इफेक्टिव हो गया, तंगी हुआ, प्रभावित हो गया। तीसरा कारण क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, इसको अंग्रेजी में एमएनसी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, उनका वर्चस्व, उनका वैल्यू, उनका महत्व यहाँ पे बढ़ने लगा, ठीक है ना। उसके पास क्या है कि जो लघु उद्यमी है, छोटे छोटे, लघु मतलब छोटे छोटे जो बिजनेसमैन उद्यमी हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा अब नहीं रह गया। प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब क्या हो गया, एक तरह का कंपटीशन है ना, उनके ऊपर अब कंपटीशन अब नहीं रह पाया था, जिसके कारण लघु उद्योग ना बहुत सारे बंद भी हो गए, ठीक है। कंपटीशन कम होने लगा तो बंद भी होने लगे। लास्ट पॉइंट क्या यहाँ पे है कि लघु उद्योग के बंद होने से बेरोजगारी भी बढ़ी। ये भी उसका मतलब एक फैक्टर हो गया, इसका ये नकारात्मक प्रभाव हो गया, निगेटिव असर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो लघु उद्योग जब बंद हो गया तो वहां पे काम करने वाले जो लोग हैं वो बेघर तो नहीं कह सकते हैं, बेघर गलत हो जाएगा कहना, सॉरी, है ना, यहाँ पे बेरोजगार कहिए, ठीक है। बेरोजगार हो गए मतलब उनका जो काम करने वाले जो लोग थे वो अब काम उनके पास नहीं रहने लगा, ठीक है ना, क्योंकि उद्योग ही बंद हो गया। तो उस उद्योग में काम करने वाले लोग कहाँ पे जाएंगे, तो कुछ दिन के लिए बेरोजगार हो गए, है ना। चलिए आते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल पे कि भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रकाश डाले, है ना, कि जो भारत में महिलाओं की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना। तो भारत में, हमारे जो भारत देश है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए उनके प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इनका जो प्रतिनिधित्व है हमारे भारत में महिलाओं का बहुत कम है। लोकसभा में करीब 10% से भी कम है, ठीक है ना, लोकसभा में करीब 10% से कम है। और जो राज्य का, हमारे अलग अलग राज्य है हमारे भारत में, वहां पे अगर हम देखेंगे तो जो महिला की जो संख्या है, उनका जो प्रतिनिधित्व की संख्या विधानसभाओं में, है ना, स्टेट असेंबली में, वो 5% से भी कम है। इसी प्रकार से हम पंचायती राज में भी अगर देखेंगे ना तो वहां पे भी स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन इसको सुधारने के लिए क्या है, महिला का आरक्षण बढ़ाया गया, महिला सीट का आरक्षण बढ़ाया गया, ताकि उनकी जो पार्टिसिपेशन है राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, है ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में, है ना, तो उनका भागीदारी बढ़ सके, स्वतंत्र रूप से वो राजनीति में अपने आप को बढ़ा सके। इसलिए यहाँ पे कुछ महिला के लिए रिजर्वेशन सीट का आरक्षण का प्रावधान लाया गया था, ठीक है। तो इसके कारण और भी हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इस तरह से आया, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो बहुत सारे जो महिला संगठन है ना, महिला संगठन है या महिला अधिकार, है ना, महिला अधिकार के जो समर्थक हैं उनके द्वारा मांग किया गया था कि जो लोकसभा और विधानसभा में जो है 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए मतलब जो है सुरक्षित किया जाए, आरक्षित किया जाए, रिजर्व किया जाए। 1/3 करने का मतलब 3 भाग में से 1 भाग। तो इस तरह हुआ। और सन 1992 में ऐसा भी दिन आया दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि जो सन आपके पास 1992 है, यहाँ पे एक संवैधानिक संशोधन किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें यह तय किया गया था कि जो लोकल का, जो स्थानीय निकाय होते हैं, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, वहां पे 1/3 जो पद होते हैं ना, हर 3 में से 1 पद, हर 3 में से 1 पद, 1/3 का ही मतलब हो गया सीधा साधा, ठीक है। उसमें महिलाओं के लिए क्या लाया गया, आरक्षण का व्यवस्था किया गया, है ना। ये कब संभव हुआ, 1992 से। तो इसका उदाहरण है हमारा पंचायती राज सरकार, ठीक है ना। तो पंचायती राज जैसे सरकार है उसमें यहाँ पे जो है महिलाओं को मुखिया वगैरह, सरपंच वगैरह के चुनाव में आरक्षण का प्रावधान लाया गया। 1992 से पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको 12 नंबर सवाल यहाँ पे फिनिश होता है 5 नंबर के लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया, यहाँ पे खाद्य सुरक्षा का विवरण देना है। जो फूड सिक्योरिटी आपका है, चैप्टर आपका है दोस्तों एनसीईआरटी में क्लास 10 का फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या करना है, विवरण देना, उसके बारे में कुछ हमें बतानी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ फटाफट इसका आंसर हम देख लेते हैं 13 नंबर का, कि खाद्य सुरक्षा क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है कि सभी लोगों के लिए, इसका अर्थ क्या है कि सभी लोगों के लिए भोजन हमेशा, सदैव मतलब हमेशा भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, भोजन तक आसानी से पहुंच होना चाहिए तथा प्राप्त करने का क्षमता भी होना चाहिए। तो इसके आयाम है, निम्नलिखित आयाम है, खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की सुलभता, खाद्य की समर्थता, ठीक है ना। और समाज के, हमारे सोसाइटी के सभी वर्ग के लोगों तक खाद्य जो है आसानी तरीका से
खाने की चीजें, खाद का मतलब खाने की चीजें, है ना, उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान भूख से न मरे। तो इसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, एक सावधानी पूर्वक से जो है एक नया संगठन का रचना किया है और उसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली, है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली, फूड सिक्योरिटी सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इसी के लिए, इसी के अंदर पीडीएस आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर में खाने के लिए अनाज वगैरह का व्यवस्था किया जाता है, हम लोग राशन का चावल कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देनी है जवाब। उसके बाद आगे आपको क्या लिखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, उसके दो प्रमुख घटक हैं। दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक है बफर स्टॉक, आपको ये इंपॉर्टेंट है, एकदम लिखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है यहाँ पे पीडीएस, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना, जन वितरण प्रणाली भी हम लोग कहते हैं इसको, पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, एक हमारे पास हो गया बफर स्टॉक। तो आपका दो प्रमुख घटक है, दो प्रमुख यहाँ पे, है ना। तो जो भारतीय खाद्य निगम है, यानी कि एफसीआई हम लोग बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, है ना, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, एफसीआई हो गया यहाँ पे खाद्य, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन, सॉरी फूड सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पे आपका फूड कॉर्पोरेशन, मैंने फूड सिक्योरिटी गलती से बोल दिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय खाद्य निगम। इसके द्वारा सरकार क्या करता है, जो न्यूनतम दर पे, यानी जो न्यूनतम दर होता है उस पे, मूल्यों पे, एमएसपी पे, है ना, क्या करता है, किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है तथा ये नीति को लागू करने के बाद जो है ये उपलब्ध कराती है, अलग अलग दर पे, अलग अलग रेट पे उपलब्ध कराती है। ठीक है ना, ये आपका हो गया 13 नंबर का जवाब। 14 नंबर में देखिए लास्ट यहाँ पे इतिहास का सवाल है कि 18वीं सदी में यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों ऐसा लगता था, है ना, क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत होगा और ज्ञानोदय होगा, इसका हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो फटाक से इसका आंसर देख लीजिए। तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण आपके पास क्या है यहाँ पे दोस्तों, पहला कारण यहाँ पे आपके पास कि कई दार्शनिक एवं तर्कवादियों का अपने ज्ञान और विचारों का प्रयास करने का अवसर मिला, प्रचार करने का मौका मिला, इससे जनता का झुकाव नए ज्ञान और तर्कपूर्ण विचारों की ओर बढ़ने लगा। आपका एक भी पॉइंट हो गया। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा क्या है कि मुद्रण ने लोगों के दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया। तीसरा क्या है कि छापखाने से जो विचारों हैं उनका व्यापक प्रचार होने लगा, है ना, व्यापक प्रचार वगैरह होने लगा, नए संस्कृति को भी जन्म दिया गया, है ना, ये भी आपका हो गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कि छापखाने के कारण जो है बड़े बड़े विद्वानों, है ना, जो बड़े बड़े जो विद्वान स्कॉलर्स हैं या जो दार्शनिक हो गए, फिलोसफर हो गए, उनके विचार तेजी से लोगों तक पहुंचने लगा। उसके और बाद क्या हमारे पास जो किताबें हैं बड़ी मात्रा में छपने लगी और बच्चों, महिलाओं और साधारण व्यक्ति तक पहुंचने लगे और सब लोग पढ़ाई लिखाई भी करने लगे, सीखने समझने लगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यहां तक जो क्वेश्चन है आसानी समझ में आ गया होगा और हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर दिया। तो आज हमारे पास इस वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, है ना, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सोशल साइंस का ये पेपर आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस तरह के वीडियो में मिलते रहेंगे, आपका तैयारी कराते रहेंगे, आपका रिवीजन कराते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप अपने चैनल यानी कि बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप नोटिफिकेशन का बेल बटन को प्रेस करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ, है ना। तब तक के लिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना, चलिए तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।